अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 46वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। अमरीका के सदर मुंतखब होने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। साल 2020 में अमरीका में 23 करोड़ 92 लाख से ज़ायद अफराद वोट डालने की अहलियत रखते हैं और अब तक 10 करोड़ के करीब अमरीकी जो शहरी हैं ये डाक के ज़रिए अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। जबकि मुख्तलिफ पोल्स के दरमियान, सर्विस के दरमियान डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है, जो अभी तक सर्वे हो चुके हैं। मगर ये बात भी हकीकत है कि 2016 के सदारती इंतखाबात में रायआमा के तमाम तर तज्जिए जायज़ों में उस वक्त हिलरी क्लिंटन को बढ़तरी हासिल थी, मगर ट्रंप की जीत ने तमाम तर जो तज्जिए थे, तबसरे थे, सबको गलत साबित कर दिया था। क्या इस मर्तबा भी ट्रंप एक बार फिर से सबको हैरान कर सकते हैं? जबकि इन खदशात का भी इजहार किया जा रहा है कि अगर सदर ट्रंप वाकई इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर वो नताइज को तस्लीम करने से इनकार भी कर सकते हैं और वो ये बात कर भी चुके हैं। इन खदशात का इजहार वो कर भी चुके हैं, जिससे अमरीका फिर एक नए बहरान का शिकार हो सकता है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन और न्यूयॉर्क से ये इत्तलात हैं कि सदर ट्रंप की शिकस्त की सूरत में अमरीका में हंगामे भी फूट सकते हैं और इन्हीं मुमकिना हंगामों को मद्देनज़र रखते हुए कारोबारी इलाकों में लोगों ने अपने दफातर और दुकानें बंद करके सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। अमरीकी सदर के इंतखाब के तरीक़ेकार के बारे में हम आपको ये बताएं कि इंतखाबी मैदान में हार जीत का जो दारोमदार होता है यह आम शहरियों के वोटों से ज़्यादा हर रियासत से मुंतखब होने वाले जो इलेक्टर्स पर होता है, जो बाद में सदर का इंतखाब करते हैं। 538 अरकान पर मुश्तमिल इस ग्रुप को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इस ग्रुप की अक्सरियत यानी 280 मेंबर जिस उम्मीदवार की हिमायत करते हैं वो मुल्क का सदर करार पाते हैं। अमरीका का सदारती इंतखाब सिर्फ अमरीकी आवाम के लिए अहमियत नहीं रखता, बल्कि ये आलमी मईशियत और बैनुल-अक़वामी उमूर के हवाले से पूरी दुनिया के लिए खासी अहमियत रखता है। अमरीकी सदर की पॉलिसियाँ पूरी दुनिया की जो सियासत है इस पर इम्पैक्ट करती हैं, असरअंदाज होती हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो हर 4 साल के बाद जो अमरीकी सदारती इंतखाबात होते हैं उस पर लगी हुई होती हैं। इस वक्त अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में क्या सूरत हाल है, अमरीकी आवाम क्या सोच रहे हैं, जो पोलिंग का प्रोसेस है ये कैसा चल रहा है, इस पर हम अपडेट्स लेंगे। हमारे नुमाइंदे वर्जीनिया से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुरम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद आपका। सबसे पहले तो ज़रा कुछ डिटेल्स बता दें वोटिंग की। कोरोना वायरस की वजह से, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया खुरम, कि तकरीबन 10 करोड़ जो शहरी हैं अमरीकी वो पहले ही डाक के ज़रिए अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप को ये खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद इस बार जो है ना वो रिज़ल्ट उनके अगेंस्ट आ सकते हैं, धांधली हो सकती है। ज़रा ये बताइएगा लोगों की क्या सोच है इस वक्त इस बार इलेक्शन में वोट कास्ट करते हुए? जी, मैं सुबह 6 बजे से यहाँ पे जो वाशिंगटन डीसी के मुज़ाफ़ाती जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे गया हूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि लोग सुबह 6 बजे से उन्होंने वोटिंग का जो अमल है उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लंबी लाइनें इस वजह से नहीं है कि 10 करोड़ अफराद पहले ही वोट डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी सारा दिन, अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ पे सिग्नल कम होने की वजह से मुझे घर आना पड़ा। तो यहाँ पे जो वोटिंग के लिए लोग जो थे, मैंने देखा कि डेमोक्रेट उनकी तादाद कम थी, रिपब्लिकन वोटर्स से उनकी तादाद ज्यादा थी। जो एक अजम्पशन थी कि डेमोक्रेट ने वोट ज्यादा डाले हैं मेल इन बैलेटिंग में एज कंपेयर टू रिपब्लिकन, तो वो वाकई एक सही अजम्पशन थी, क्योंकि मेरी जिनसे भी बात हुई ज्यादातर अफराद जो थे 80% ऑफ द पीपल जिनसे मेरी बात हुई है वो रिपब्लिकन वोटर से ये मुजाफात जो पोलिंग स्टेशन है, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन, उस वहां पे सुबह 6 बजे से लेके अभी 11 बजे तक के जो मतलब अब तक की वोटिंग में जो आप लोगों से मिले हैं उन सब लोगों का झुकाव जो था वो ट्रंप की तरफ था, रिपब्लिकन की तरफ था।
जी बिल्कुल रिपब्लिकन की तरफ से था, लेकिन जो सबसे अहम बात इस इलेक्शन की है वो 435 कांग्रेस के अराकीन का भी चुनाव हो रहा है, 1/3 सेनेट के अराकीन हैं उनका भी चुनाव हो रहा है। इसके अलावा 11 स्टेट्स के गवर्नर है उनका भी चुनाव इन्हीं इलेक्शन के दौरान हो रहा है। और अगर ऐसा होता है कि जो बाइडन के हमायती ज्यादा हैं, अगर जो बाइडन जीत जाते हैं तो ये भी मुमकिन है कि सेनेट और कांग्रेस दोनों जगहों पे ऊपर उनकी हुकूमत हो, क्योंकि अगर वो भी फ्लिप हो जाती हैं तो ये एक लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री की सूरत इख्तियार कर जाएगी। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कल से चल रही है वो ये है कि रियासत टेक्सास जो है, जो कि एक रेड स्टेट है, रिपब्लिकन स्टेट है, प्रेसिडेंट ट्रंप की हार्डकोर सपोर्टर स्टेट है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि चांसेस हैं कि वो भी फ्लिप हो जाए, डेमोक्रेट की जोली में आ गिरे। अगर ऐसा होता है तो 38 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन को मिल जाएंगे, जिससे जो स्विंग स्टेट्स हैं उनकी अहमियत में बहुत कमी आएगी। अच्छा, 2016 की बात करें खुरम, तो 2016 में उन तमाम रियासतों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कामयाबी हासिल की थी जिनमें इलेक्टोरल वोट ज्यादा थे। इस बार भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, क्योंकि जाहिर है डिपेंड तो उसी पे करता है, पॉपुलर वोट पर तो यहाँ पर अमरीकी सदर मुंतखब नहीं होता, क्योंकि आप देखें कि 2016 में 48% पॉपुलर वोट हिलरी ने लिया था और 47% पॉपुलर वोट ट्रंप ने लिया था, और उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज का जो नतीजा आया वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हक में गया। तो इस बार भी उन तमाम रियासतों में जिनका फैसला स्विंग स्टेट्स फैसला करती हैं, वो इस बार भी प्रेसिडेंट ट्रंप के हक में जा रही हैं वो स्टेट्स। देखें, अगर तो पेंसिल्वेनिया में मैंने सैटरडे का जो दिन था मेरा पेंसिल्वेनिया में गुजरा, वहां पे जो सर्वेज हैं उसके मुताबिक 4 पॉइंट्स की बाइडन को बढ़त रही है, लेकिन मैंने तो वहां पे लोगों के दरमियान काफी जगहों मैंने मतलब अक्रॉस द स्टेट मैंने ये चीजें नोट की हैं कि वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप की मकबूलियत काफी है। तो अच्छा। एक तो वहां पे कांटेदार मुकाबला, रियासत फ्लोरिडा जिसके साउथ और नॉर्थ फ्लोरिडा जो है उनके दरमियान जो है काफी मुकाबला सख्त है, तो वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप को अब आज के दिन की जो नए पोल हैं उसके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप को वहां पे 2 पॉइंट की बढ़तरी हो गई है। इसके अलावा रियासत ओहायो और एरिजोना, वहां पे भी प्रेसिडेंट ट्रंप को वाज़े बढ़तरी हो गई है। नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना जो रियासतें हैं वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही क्लेम कर चुके हैं कि उनको वहां पे बढ़तरी है, लेकिन जो मिशिगन और विस्कॉन्सिन स्टेट्स हैं वहां पे जो बाइडन को काफी वाज़े बढ़तरी है। मिशिगन के बारे में वहां पे चूंकि मुस्लिम वोटर्स भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बहुत एक्टिव हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम कांग्रेसमैन, 2 मुस्लिम कांग्रेस वुमेन वो भी इस इलेक्शन में और एक मुस्लिम कांग्रेसमैन भी इस इलेक्शन में चुनाव के हिस्सा बनेंगे। पलड़ा किसकी तरफ है? हवाले से जो मुस्लिम, क्योंकि हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए तो खास तौर पर मुसलमानों के लिए जो उन्होंने पॉलिसीज बनाने की कोशिश की, ऑल्दो वो बना नहीं सके, मुसलमानों के खिलाफ उनके फैसले भी सबके सामने हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी का जो पलड़ा है वो किसकी तरफ है? मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशली द पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है उनका पलड़ा तो उनका आप ये कह लें कि 90% जो वोट है वो जो बाइडन की तरफ जा रहा है, और ट्रंप के हमायती जो है उनको तो ऐसे लग रहा है अगर उन्होंने ट्रंप की हमायत की तो शायद निकाह ही टूट जाएगा। तो उस हवाले से लोगों को जो ओपनली जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो सारे जो बाइडन को वोट डालने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी और खासतौर पर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो बाइडन की तरफ जा रहे हैं, उनकी इमिग्रेशन और मुस्लिम बैन के हवाले से पॉलिसी की वजह से। लेकिन जो एक्चुअल जो लोग जिन्होंने वोट डाल दिए हैं, ये 10 करोड़ से ज्यादा अफराद जिन्होंने वोट डाल दिए हैं, उनमें अगर जो डेमोक्रेट की तादाद ज्यादा है तो डेफिनेटली इस वक्त जो बाइडन है वो लीड कर रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन और मैक्सिकन अमेरिकन थे उनके बारे में यह कहा जाता था कि वोट नहीं डालते, तो अगर उन्होंने मेल इन बैलेटिंग को इस्तेमाल करते हुए वोट डाल दिया है तो देन प्रेसिडेंट ट्रंप इज इन बिग ट्रबल। यहां पे जो ट्रंप टावर और ट्रंप होटल की जो जितनी भी एक्टिविटीज थी वो सारी कैंसिल कर दी गई हैं। ट्रंप होटल और व्हाइट हाउस के दरमियानी जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें हैं, प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, उनको हार्डबोर्ड लगा के उनको सील कर दिया गया है, और वहां पे जो सिक्योरिटी है वो इतनी ज्यादा है कि हमने माजी में ऐसा नहीं देखा। और अब जो व्हाइट हाउस के बाहर हमने इस तरह की फेंसेस, डबल फेंसेस कभी नहीं देखी। आयरन बड़ी बड़ी डबल फेंसेस लगा के ये भी कहा जा रहा है कि इस बार नताइज देर से आने का भी इम्कान है, जिसकी वजह ये है जाहिर है जो डाक के जरिए वोट डले। तो क्या जो स्विंग स्टेट्स के वोट हैं उनके नताइज आज रात तक आने का इम्कान है, या
थ्रू आउट जो हम अगर ये कह सकें कि स्विंग स्टेट्स और जो डाक के जरिए लोगों ने वोट डाले या जो आज वोटिंग हो रही है, ये नताइज आने में देर लगेगी, जिन खदशात का इज़हार प्रेसिडेंट ट्रंप ऑलरेडी कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि अगर मैं हार गया तो मैं इन नताइज को नहीं मानूंगा, और अगर वो इन नताइज को नहीं मानेंगे तो तज्जियाकार क्या कह रहे हैं, कैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है अमेरिका में? ये बड़ा एक आपने टेक्निकल क्वेश्चन किया। रियासत पेंसिल्वेनिया की अगर बात करते हैं, वहाँ पे 40+ % वोट जो हैं वो ऑलरेडी मेल इन बैलेटिंग के जरिए आ चुके हैं। अगर ऐसा होता है, इतनी बड़ी तादाद में रियासत पेंसिल्वेनिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उनको काउंट कर सके, तो उनकी उम्मीद ये कर रहे हैं कि जुमेरात तक अगर काउंटिंग हो जाती है पेंसिल्वेनिया की तो वो एक लकी सिनेरियो होगा। इतनी बड़ी तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, और इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मेल इन बैलेटिंग जो है उसके अंदर फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हैं। यहां पे जो अहम बात है, अगर माजी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जो मेल इन बैलेटिंग के जरिए वोट आए और उस दिन पहुंचे, यानी कि आज के दिन पहुंचे शाम तक, उसको काउंट किया जाए, उसके बाद वाले को काउंट ना किया जाए। और इसी के ऊपर जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने पिटीशन जो फाइल कर दी है कि इसके बाद आने वाले वोटों को काउंट ना किया जाए। तो उस हवाले से जो एक बड़ा बहुत, इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने पोजीशन ली है कि ये जो बहुत मैसिव फ्रॉड होने वाला है मेरे खिलाफ, जो मेल इन बैलेटिंग को ना काउंट करके या उनको नॉकआउट करके जो वोट है उनको ना काउंट करके मेरे खिलाफ एक साजिश की जा रही है, और इसी वजह से मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो उस मुल्क की जो यूथ है, नौजवान जो तबका होता है, उसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जाहिर है यूनिवर्सिटीज़, उनकी तालीम, उनकी सेहत, फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी जॉब, उनका जो फ्यूचर है ज़ाहिर है वो जुड़ा हुआ होता है किस तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हैं जो भी उनके मुल्क में रूल करने आ रहा है, जो भी पार्टी रूल करेगी। तो यहाँ का जो नौजवान तबका है उसकी उम्मीदें किस पार्टी से ज़्यादा है और उनका पलड़ा किसकी तरफ भारी है? ये स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर हम स्विंग स्टेट्स की बात करें, फ्लोरिडा के अंदर और पेंसिल्वेनिया के अंदर, तो फ्लोरिडा के अंदर जो यूथ है उसका झुकाव हम देख रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ है, जबकि पेंसिल्वेनिया के अंदर हम देखते हैं कि जो नौजवान तबका है उसका जो झुकाव है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ है। लेकिन जो एल्डरली वोटर्स हैं पेंसिल्वेनिया में, उनका झुकाव बाइडेन की तरफ है। इसी तरह से जो एल्डरली वोट जो उसमें फ्लोरिडा में है, उनका झुकाव भी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ है। लेकिन जो रियासत टेक्सास है, वहां पे जो आप ये कह लें कि मोर देन 80% ऑफ द वोटर, यंग वोटर, उनका झुकाव प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ है। तो स्टेट के हिसाब से इनका चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को यंग वोटर, जो अनडिसाइडेड वोटर है, उसकी बड़ी सपोर्ट है इस वक्त। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये हम अमेरिकन इलेक्शंस पर ही कर रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो मुझे डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद ज्वाइन करेंगे। आज हमारे साथ साजिद तारड़ भी होंगे रिपब्लिकन से, और सीनियर तज्जियाकार शाहीन सहबाई भी होंगे। मुख्तलिफ सेगमेंट्स में हम अपने इन मेहमानों से बात करेंगे। मुझे भी वक्फा लेना है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से नामजद सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन के सियासी सफ़र, ख्यालात और पार्टी मंशूर का अगर जायज़ा लें तो ये मालूम होता है कि जो बाइडेन कई दहाइयों पर मुश्तमिल सियासी तजुर्बा रखते हैं। 77 साल जो बाइडेन ने 1972 में रियासत डेलावेयर से सेनेटर मुंतखब होकर अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। उन्हें खारजा पॉलिसी में काफ़ी तजुर्बा हासिल है, जबकि वो अपने करियर में 2 बार सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी की सदारत भी कर चुके हैं। फिर 2008 में उन्होंने सदारती इंतखाब के लिए अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक ओबामा को सदर नामजद कर दिया था। लेकिन फिर बाद में जो बाइडेन को नायब सदर के ओहदे के लिए नामजद किया गया और उन्होंने अगले 8 साल के लिए ओबामा के साथ खिदमत अंजाम दी। मौजूदा हालात में अमरीकियों के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है ये है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा अमेरिका को मुतासिर किया है। सेहत के इस बहरान से निपटने के लिए जो बाइडेन ने आवाम से वादा किया है कि कोरोना टेस्ट की सहूलत को तौसीह दी जाएगी, हेल्थ वर्कर्स को हिफाजती किट फराहम करके उन्हें महफूज बनाया जाएगा, वैक्सीन की तैयारी के लिए आलमी सतह पर एक सोच अपनाई जाएगी, सेहत की हिदायत की रोशनी में जो है वो अच्छी पॉलिसीज़ लेके आई जाएंगी। जो बाइडेन का ये भी दावा है कि वो सदारती इंतखाब जीतने के बाद मईशत में 70 लाख
नई मुलाजमतों के मौके पैदा करेंगे। अपने इंतखाबी मंशूर में टैक्सेस के हवाले से बाइडन का कहना है कि कॉर्पोरेट टैक्स की शरह जो इस वक्त 21% है, इसको बढ़ाकर 28% तक ले जाना होगा। इसके अलावा इदारों और इनफरादी सतह पर विफाकी टैक्स लगाकर आइंदा 10 सालों में हुकूमत 4000 अरब डॉलर इजाफी वसूल करेगी। फिर टैक्स चोरी के हवाले से बाइडन अपने मद्दे मुकाबिल पर जाती हमले भी करते हैं और ये दावा करते हैं कि ट्रंप ने अपने दौरे सदारत की इब्तिदा में महज $750 विफाकी टैक्स अदा किया है। जो बाइडन माहौलियाती तब्दीली को हकीकी तस्वुर करते हैं। जो बाइडन के इंतखाबी मंशूर के मुताबिक ट्रांसपोर्ट के शोबे पर मौजूदा क्लीन एयर टिकट का इतलाक होगा, जिससे ग्रीन हाउस में गैसेस में कमी आएगी। जो बाइडन नस्ल परस्ती को अमेरिका के हर शोबे से बाहर निकालने के लिए जो अज़म है, इसका इजहार भी कर रहे हैं। जबकि सदर बनने की सूरत में जो बाइडन के 100 रोज़ा प्लान के मुताबिक वो डोनाल्ड ट्रंप की उन पॉलिसियों जो अमरीकी सरहद पर खानदानों की अलहदगी का बायस बनी, उन्हें भी तब्दील करने के लिए बाइडन का कहना है कि वो फौरी इक़दाम उठाएंगे। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 2007 में जो बाइडन पाकिस्तान को मुमकिना तौर पर दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क करार दे चुके हैं। अमूमी तौर पर अमेरिका के सदारती इंतखाबात में खारजा पॉलिसी और बैन अल-अक़वामी मसाइल को खासी अहमियत दी जाती है, मगर इस मरतबा अमरीकी इंतखाबात के मौज़ूआत में कोरोना वायरस, हेल्थ सिस्टम, मईशत की बहाली, फिर जो नस्ली इम्तियाज़ है और इमिग्रेशन कानून को वोटिंग की बुनियाद करार दिया जा रहा है। किस लिहाज से ये अमरीकी जो सदारती इंतखाबात हैं 2020 के, ये मुख्तलिफ हैं 2016 से। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब आपका। ताहिर जावेद साहब, हर कोई यही बात कर रहे हैं कि 2016 में जब ये तज्ज़िये हो रहे थे, तबसरे हो रहे थे, मुझे भी अमेरिका जाकर ये इलेक्शन 2016 के कवर करने का मौका मिला था, तो हर एक की जो ज़ुबान पर एक ही बात थी कि शायद हिलरी क्लिंटन जीत जाएंगी, हिलरी क्लिंटन जीत जाएंगी। हर तज्ज़िये, तबसरे सब हिलरी के हक़ में जा रहे थे। लेकिन ऐसा अचानक पता नहीं क्या हुआ कि ट्रंप जीत जाते हैं और पूरी दुनिया का जो सियासत का नक्शा है वो बदल जाता है। इस बार आप कैसे देखते हैं 2016 से, कितने मुख्तलिफ देखते हैं इन इलेक्शंस को? देखिए जी, 2016 की जो हिलरी क्लिंटन की इलेक्शन कैंपेन थी उसके अंदर भी मैं 100% इन्वॉल्व था। हाँ। अब ये जो बाइडन की इलेक्शन कैंपेन है इसके अंदर भी मैं 1.5 साल से इन्वॉल्व हूँ। वहाँ भी मैंने 1.5 साल पूरा लगाया था। तो दोनों के अंदर जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। हिलरी क्लिंटन की कैंपेन के अंदर जब हम शुरू हुए थे तो बड़ा इंतहाई हाई लेवल कॉन्फिडेंस के साथ कि दुनिया की कोई भी कैंडिडेट जो है हिलरी को इलेक्शन नहीं हरा सकता, वही हमारा एटीट्यूड था प्राइमरी के अंदर। उसी तरह हमने जीता, इवन दो बर्नी सैंडर्स ने ऑल द वे डाउन उसको कन्वेंशन तक ले गए थे, जो हमें हर्ट की उस चीज़ ने। उसी तरह फिर जब प्रेसिडेंशियल के अंदर जब हमने देखा कि ट्रंप जीत गया तो हम लोग आपस में सोच रहे थे कि ट्रंप जैसे शख्स को कौन वोट देगा, तो ये तो हमारी स्लैम डंक हो गया हमारे लिए। तो एक जो एटीट्यूड था हमारा, हम तो मैडम प्रेसिडेंट कह के उनको बुलाते थे 6 महीने पहले से, तो एक एटीट्यूड जो था ना वो डिफरेंट था। उसके अंदर हम लोग बड़ा टेक इट इजी कर रहे थे, जिसके लिए हिलरी क्लिंटन ने विस्कॉन्सिन के अंदर और पेंसिल्वेनिया के अंदर ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी। विस्कॉन्सिन के अंदर तो एक दफा भी नहीं की। तो ये सारी चीजें थी। उसके अंदर हमने विस्कॉन्सिन जैसी वो स्टेट जो सालों साल से डेमोक्रेट स्टेट थी उसको भी हमने लूज किया, पेंसिल्वेनिया को लूज किया, मिशिगन को लूज किया, और मिशिगन को हमने बिल्कुल थोड़े से वोटों के साथ लूज किया क्योंकि तवज्जो नहीं थी उसमें। आज वो नहीं चीज, आज हमारा जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो हमने स्टेट्स को लूज किया था, वहां पे हमने मोर देन 50% तवज्जो दी है। पेंसिल्वेनिया के अंदर सबसे ज्यादा गए हैं जो बाइडन, आगाज उधर से किया, इख्तिताम उधर जाकर के किया। जहां पे मिशिगन का तल्लक है, सबसे ज्यादा वॉलंटियर्स मिशिगन के अंदर लगे थे। मुसलमानों में जिस शख्स ने भी वॉलंटियर करने की कोशिश की उसको रिगार्डलेस वो कहाँ बैठा था उसको डायरेक्ट कर दिया गया कि आप मिशिगन के अंदर, क्योंकि हम मिशिगन के अंदर मुसलमानों के इतना वोट है कि वो किसी को भी इलेक्शन जिता सकते हैं या हरवा सकते हैं, क्योंकि वो स्विंग करते हैं वोटों को। तो ये जो एक स्ट्रेटजी है, जो शख्स जो बाइडन की कैंपेन का चेयर था उसको चेयर से उसको हटा के सिर्फ स्विंग स्टेटों के ऊपर इंचार्ज बना दिया गया। मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इफेक्टिव आदमी को पूरी कंट्री से उठा के एक सिर्फ स्विंग स्टेट्स को मैनेज करने के लिए और उसके अंदर काम करने की। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो इस दफा बहुत डिफरेंट है। हम उसको माइक्रो मैनेज कर रहे हैं ईच स्टेट को सेपरेटली, और वहां पे जो वोटर्स के साथ कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा एवरी डे हर शख्स को कॉल की गई, एवरी डे हर बंदे के साथ कम्युनिकेशन की गई। अच्छा, उसका फिर आप रिजल्ट देख रहे हैं। इस वक्त 100 मिलियन वोट कास्ट हो चुका है, जो अमेरिका की हिस्ट्री के
यस कभी नहीं था। नहीं, डार्क एज नहीं है, अर्ली वोटिंग और मेल इन वोट का टुगेदर जो है, ये हमेशा टुगेदर ही गिना जाता है, और ये कभी भी 55 मिलियन से ज्यादा नहीं था। अब ये 100 मिलियन के ऊपर है, और इसके अंदर ये भी आपको बताता चलूं कि इसके अंदर आप साइंटिफिकली देख सकते हैं कि जो अर्ली वोटर्स हैं, दे आर लीनिंग टुवर्ड्स विच पार्टी। आप कैंडिडेट नहीं देख सकते, पार्टी देख सकते हैं। तो उसके अंदर 65% जो वोटर्स हैं जिन्होंने अर्ली के अंदर या मेल इन बैलेट के अंदर एक्सरसाइज की है अपनी, उसमें 65% जो है वो डेमोक्रेट वोटर्स हैं। अब ऑब्वियसली डेमोक्रेट वोटर्स जो हैं वो बाइडेन को वोट देंगे। तो बाइडेन जो है इलेक्शन डे से पहले एक अपनी जो समझ लें कि एक इफेक्टिव 65%। आपको क्या लगता है इस बार डेमोक्रेटिक जो है, डेमोक्रेट पार्टी जो है इस बार अमेरिकी आवाम के लिए ऐसा क्या मुख्तलिफ लेकर आ रही है, ऐसी क्या अट्रैक्शंस लेकर आ रही है, ऐसी वो गलतियां जो ट्रंप ने की हैं उसको खत्म करके नई पॉलिसीज ऐसी आप लोग क्या लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से आप समझ रहे हैं कि जो वोटर है वो डेमोक्रेट की तरफ अट्रैक्ट होगा? ऐसा नया क्या है? बिल्कुल सही। सबसे पहली चीज जो मैं आपके सवाल से भी पहले एक चीज मैं बताऊं कि जो फर्स्ट टर्म प्रेसिडेंट्स जितने भी आप हमारे ये पिछले 30 इयर्स के अंदर, उसमें जॉर्ज बुश थे सीनियर और उसके जिमी कार्टर। अच्छा, अब इन लोगों को भी एक एक आइटम ने, अगर आप देखा जाए ना, जिमी कार्टर को ईरान का इशू था और बुश को जो था वो इकॉनमी का इशू था, और एक इशू जो है ना वो अगर इस लेवल पे एक्सपेंड कर जाए तो वो एक इशू की वजह से जो सेकंड टर्म नहीं मिलती प्रेसिडेंट को। और यहाँ पे तो एक इशू है ही नहीं, यहाँ पे तो कोरोना, वो अगर कोरोना को एज वन इशू भी ले लिया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ उन दोनों उस टाइम के एक इशू से स्ट्रेंथ से 3-4 गुना ज्यादा है। 230,000 पीपल जो इसके अंदर जिनकी डेथ हो चुकी है, उन यानी एक शख्स जो मरता है तो कोई सैकड़ों के करीब लोग उसके इर्द गिर्द अफेक्ट होते हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीजें लोग किचन टेबल के ऊपर जब नाश्ता करते हुए लोग देते हैं कि एक चेयर खाली पड़ी है, तो वो उसका इफेक्ट होता है। वो लोग घर से निकलते हैं, वो चाहते हैं कि इस शख्स को दोबारा नहीं इलेक्ट किया जाए। ताहिर जावेद साहब बताइएगा कि जो बाइडेन साहब ने जो वादे किए हैं कि अपनी सदारत के पहले 100 दिनों में तारकीन वतन के हवाले से जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं उसको वो खत्म करेंगे, फिर अमेरिका में जो पनाह की दरखास्तों पर पाबंदी है उसको उठाएंगे, गैर कानूनी तारकीन वतन बच्चों को अमेरिका में रहने की वो इजाजत देंगे। ये सब वादे उन्होंने अपनी कैंपेन में किए हैं, इन सब चीजों को उन्होंने मंशूर का हिस्सा बनाया है। इसके अगर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनते हैं तो इन पॉलिसीज को खत्म करने के लिए क्या कोई नई कानून साजी करनी पड़ेगी, कोई आप लोग अमेंडमेंट होगी कानून में, कैसे आप लोग इसको खत्म करेंगे उनकी पॉलिसीज को? इसमें हर चीज़ को डिफरेंटली देखा जाएगा। सबसे पहली बात है जो कोरोना के मामले में चेंजेस लानी है उसके लिए कोई कानून साजी की जरूरत नहीं है। आपने जो डॉक्टर्स को और साइंस को अपना काम करने दें और उसको आप इम्प्लीमेंट कराते चले जाएं। आप रोजाना की बेस पे लोगों को फायर करना शुरू करते हैं। आज एक डॉक्टर ने, जो व्हाइट हाउस की डॉक्टर ने ट्रंप के अगेंस्ट बात कर दिया, शाम तक उसकी छुट्टी हो जानी है। तो ये एक तो ये है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है जो ड्रीमर्स एक्ट और दूसरा, ये सारे एग्जेक्टिव ऑर्डर से ट्रंप ने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनली कोई कानून साजी नहीं की। उसने हर चीज को एग्जेक्टिव ऑर्डर, सबसे ज्यादा एग्जेक्टिव ऑर्डर इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रंप ने किए। आप एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से व्हाइट हाउस में बैठ के ट्रंप के सारे एग्जेक्टिव ऑर्डर को निल एंड वॉइड कर देते हैं तो सिचुएशन वापस 4 साल पीछे चली जाएगी। ड्रीमर्स एक्ट वापस इफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह इस्लामोफोबिया के ऊपर मुस्लिम बैन, ये सारी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के तहत हुई हैं एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से। बल्कि इसमें 100 दिन तो चाहिए ही, एक दिन और आधे घंटे में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से सारी की सारी खत्म की जा सकती हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए कानून साजी चाहिए, वो ऑब्वियसली उसको फिर आप इनिशिएट करते हैं और उसको टेम्परेरीली आप एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो ये 100 डेज के अंदर मुमकिन है। इसके अंदर जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए आपको कानून साजी की जाए, और ये होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रहनुमा ताहिर जावेद साहब मेरे साथ थे। एक वक्फे के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्या डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार दुनिया के सुपर पावर के सदर का हलफ उठाने में कामयाब हो पाएंगे? आज अमरीकी अवाम इस हवाले से अपनी राय के इजहार के लिए वोट जो है ना वो डाल रहे हैं। सदर ट्रंप ने इस बार अपनी इंतखाबी मुहिम में अमरीकी अवाम से मुल्की मईशत को बहाल करने, रोज़गार पैदा करने, अमरीकी तजारती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और इमिग्रेशन के हवाले से अपने सख्त मौक़िफ़ को जारी रखने का वादा किया है।
सदर ट्रंप के जारी दौरे हुकूमत पर अगर नजर डालें तो इसमें अमेरिका की खारजा पॉलिसी में तब्दीली नजर आई। अंदरूनी सियासत में भी गर्मा गर्मी रही, जबकि सदर ट्रंप को इम्पीचमेंट की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने दौरे हुकूमत में टैक्स इस्लाहात से मुतालिक अहम बिल की मंजूरी दी। गैर कानूनी तारिकीन वतन का अमेरिका में दाखिला रोकने के हवाले से भी उन्होंने सख्त इक़दाम किए। साबिक सदर बराक ओबामा के कई इक़दाम को उन्होंने रोल बैक किया। सदर ट्रंप ने ओबामा दौर के सेहत आमा के प्रोग्राम ओबामा केयर के बड़े हिस्से को कैंसिल किया, जबकि इस साल मई में स्याह फाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस एहलकारों की जानिब से हलाकत पर अमरीका में एक ब्लैक लाइव मैटर्स तहरीक दोबारा से शुरू हुई, जिसके तहत मुजाहरे हमने देखे कि कई महीनों तक जारी रहे। उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, सिर्फ अमरीका में नहीं, अमरीका से बाहर भी। और उस दौरान अमरीका में अमन अमान का मसला भी पैदा हुआ। अमरीकी मईशत के हवाले से सदर ट्रंप की पॉलिसीज बेहतर रहीं। उनके दौर में अमेरिका में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 3.5% तक रह गई थी, जबकि मुल्क की स्टॉक मार्केट में भी तेजी आई थी। लेकिन कोरोना की वजह से अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों की मईशत को झटका लगा। इब्तदा में अमरीकी सदर इस वायरस को बड़ा खतरा करार देने से गुरेज करते रहे। सदर ट्रंप का इसरार रहा कि यह वायरस अमरीकियों को मुतासिर नहीं करेगा, लेकिन अमरीका इस वक्त कोरोना से मुतासरा ममालिक में पहले नंबर पर है। जबकि अफगान जंग के हवाले से सदर ट्रंप ने 4 साल पहले अमरीकियों से यह वादा किया था कि वो अफगानिस्तान में जंग खत्म करके अमरीकी अफवाज को वहां से निकाल लाएंगे। इस साल फरवरी में ट्रंप इंतजामिया ने कतर में तालिबान के साथ अमन मुआहिदा किया। इस मुआहिदे को आलमी सतह पर अमरीका की कमजोरी के तौर पर भी देखा गया, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी चाहते हैं कि इस साल क्रिसमस से पहले अफगानिस्तान से बेशतर अमरीकी फौजी वापस बुला लिए जाएं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो इंट्रा अफगान डायलॉग है, इनमें जारी सुस्त रवि की वजह से ऐसा मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिर सदर ट्रंप ने भारत का भी दौरा किया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपनी मुलाकातों में मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने की भी कई बार पेशकश की। मौजूदा सूरत हाल में अमरीका के पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इब्तदा में सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ, हम सब जानते हैं, इंतहाई सख्त बयान दिए, लेकिन ट्रंप इंतजामिया अब खुलकर अफगान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान का जो पॉजिटिव रोल है इसकी तारीफ करती है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब आपका। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, आई एम ग्लैड यू आर इन योर प्रोग्राम, थैंक यू। साजिद साहब, क्या 2016 की तरह इस बार भी सदर ट्रंप सरप्राइज कर सकते हैं, सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को? देखें, 2016 में तो एक सरप्राइज था, इस साल सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका देख रहा है। आपने कई चीजें तो खुद ही इनकी बयान कर दी। 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और अभी 1-2 हफ्ते पहले जो 33.1% जीडीपी ग्रोथ है, ये बैलेट पर है सारा कुछ। जिस तरीके से अमेरिका फर्स्ट का उन्होंने नारा लगाया, दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने जो है वो बिल्कुल इस तरह हो गए जिस तरह 50 साल पुराने हैं। उन्होंने साबित किया है, हालांकि एस्टेब्लिशमेंट में, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट में, पहले उन्होंने उन पे रशियन कलूजन का इल्जाम लगाया और टाइम जाया किया, और फिर जब वो करप्शन के पीछे जाने लगे यूक्रेन में बाइडेन साहब के बच्चे पे, तो उनको इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद अपना मैंडेट डिलीवर करते रहे। वो अफगानिस्तान से ट्रूप्स लाने पे वो सीरियस रहे, तालिबान के साथ नेगोशिएशन पे वो सीरियस रहे, एंटी वॉर प्रेसिडेंट, ही वाज अगेंस्ट इराक वॉर। और दूसरा सबसे ज्यादा मैं बताऊंगा बात, आपने कहा ईरान से उन्होंने पैसे, जो ईरान के साथ जो डील थी न्यूक्लियर, उसको कैंसिल किया। मैं ये बताऊंगा कि जितनी कैश उनको दी गई ईरान को, वो सारी हमास के पास पहुंच चुकी है, जो कि अकॉर्डिंग टू अमेरिका इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं उनकी दूसरी पॉलिसी बताऊंगा। ईरान का अनमैन्ड ड्रोन गिराया था ईरान ने, और दूसरे दिन पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि अमेरिका विल रिटेलिएट। तो उनकी स्टेटमेंट ये थी कि हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हम जानी नुकसान नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी क्या है? जो डॉक्टर उनका ये है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ। पीस थ्रू स्ट्रेंथ से मुराद वो इस तरह यूज करते हैं उसको, बल्कि ज्यादा मुमालिक के खिलाफ एम्बार्गो और सैंक्शंस, वो इकोनॉमी को यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। पहले वाहिद अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने खुल के कहा है कि चाइना अमेरिका के पैसों से बना है। पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं बड़े अरसे बाद जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थेफ्ट के सामने खड़े हो गए हैं। आपको हवावे की स्टोरी पता होगी, 5G की स्टोरी पता होगी। इंटेलेक्ट, अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी जो है वो इनोवेशन है।
चीजें यहाँ चाइना के हवाले से पॉलिसीज 4 सालों में पूरी दुनिया के सामने रही। अगर ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बन जाते हैं, इन पॉलिसीज में मजीद सख्ती आएगी, चाइना के साथ ताल्लुकात में मजीद सख्ती आएगी? देखिए, चाइना से जो वायरस ये निकला है उस पे चाइना नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। क्यों? उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट को वहां क्यों नहीं जाने दिया? उन्होंने दुनिया के सामने वुहान को क्यों नहीं खोला? उन्होंने दुनिया को वार्न क्यों नहीं किया? ये कोविड जो है, कोविड के जरिए दुनिया पे 3rd वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट हुआ है। उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मेरे ख्याल चाइना के खिलाफ उनकी पॉलिसी सख्त रहेगी। कोरोना ने पूरी दुनिया को जहां मुतासिर किया है, अमेरिकी अवाम ने तो प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछना है कि इस वायरस को, इस शिद्दत को कम करने के लिए, इस नुकसान को कम करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया। अमेरिकी अवाम की बहुत सी राय ये है कि जो इकदाम करने चाहिए थे हेल्थ सिस्टम को लेकर, जिस तरह हेल्थ सिस्टम कोलैप्स किया वहां का, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते तो बहुत ऐसे इकदाम हो सकते थे जिससे इतना जानी नुकसान नहीं होता। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बदकिस्मती अमेरिका की, ये वुहान से चला वायरस, ये शंघाई बीजिंग नहीं पहुंचा, सीधा न्यूयॉर्क आ गया। क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कोविड ने सियासत करनी थी। यहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी के पास मैंडेट मौजूद नहीं था। और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, मैं छोटा सा एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। अमेरिका में तकरीबन हर साल 40 से 45 हजार लोग फ्लू से मरते हैं। इस साल नहीं मरे क्योंकि उनकी अमवात को भी कोरोना में डाल दिया गया है। यहाँ पे जितने गवर्नर डेमोक्रेट और जितने मेयर डेमोक्रेट मेयर हैं, वो इस चीज पे ना सिर्फ पैसे बना रहे हैं, वो इस चीज को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। टोटल इस वक्त फोकस डेमोक्रेट पार्टी का कोविड के अलावा कुछ भी नहीं है। अब मैं बताना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप साहब का पॉइंट क्या है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं बेसमेंट में रह के, जिस तरह के हमारे जो बाइडन बेसमेंट से बैठ के अपनी कैंपेन चलाते हैं, छुप जाते हैं। बिल्ली को देख कर अगर कबूतर अपना आंखें बंद कर ले, बिल्ली चली नहीं जाती। उसके साथ लर्न करना होता है कि हाउ टू डील विद इट। डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुद कोविड हुआ, उन्होंने बाहर निकल के कहा कि कोविड इज नथिंग, मेरे बच्चे को कोविड हुआ, मेरी बीवी को, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी स्पीचेस में कह चुके हैं, आप कोरोना से बच जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया जो है वो कोविड के बाद जॉब्स और मैन्युफैक्चरिंग होगा। एक 47 साल का थका हुआ, 47 साल से सियासत में है, एक थका हुआ सियासतदान जिसके अपने होशो आवाज ठीक नहीं है। आपको लगता है कि आपने इस कैंपेन में जो चलाई है, इसमें आप वोटर का जो माइंडसेट है उसको बदल सकें आप लोग? नहीं, मैं बताता हूं, मैं इस अमेरिका में हो क्या रहा है। इस वक्त CNN जर्नलिज्म छोड़ के सियासत में आ चुका है। अब यहाँ पे हंटर बाइडन की करप्शन निकली है, फेसबुक ने उसको बंद कर दिया है, ट्विटर ने उसको बंद कर दिया है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का मुकाबला जो बाइडन से नहीं है, इस वक्त करप्ट मीडिया के साथ, फेक न्यूज के साथ मुकाबला है। लेकिन लोग अमेरिकन देख रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि इस बार रिजल्ट देर से आने के इम्कानात हैं? जिस तरह डाक के जरिए भी करोड़ों लोगों ने वोट कास्ट किया है, इस वजह से भी कहा जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बात से भी खदशात हैं कि शायद इसमें धांधली हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी तो बात मैं ये बताना चाहूंगा एक आपके देखने वालों को, और आप उस पे जरा इस नौयत की शदीदगी, इसकी नौयत को समझने की कोशिश कीजिएगा। पिछले 2-3 दिन से बड़े बड़े शहर लॉकडाउन हो गए हैं, बिजनेसेस बोर्डेड अप हैं। व्हाइट हाउस के बाहर 15 फुट लंबी फेंसिंग कर दी गई है। क्यों की गई है? उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेट को नजर आ रहा है कि वो बड़े बुरे तरीके से हारेंगे। हमेशा हारने वाला बाहर लूट मार करता है, आग लगाता है बाहर निकल के। जीतने वाली पार्टी ये काम नहीं करती। बिल्कुल इसी तरह डेमोक्रेट गवर्नर और डेमोक्रेट मेयर्स, उन्होंने अपनी पुलिस को कह दिया कि आपने हाथ नहीं लगाना, और इसी तरीके से उनसे कोई बाइद नहीं है कि वो इलेक्शन में भी धांधली को प्रमोट करें। जिस तरीके से पहले यहाँ पे लूटमार को प्रमोट करते रहे हैं, इलेक्शन में भी लूटमार करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, ही इज स्टैंडिंग एंड वी आर ऑल वाचिंग इट व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड वी हैव कोर्ट्स, वी हैव कांग्रेस, एंड वी विल गो टू गेट द जस्टिस। बहुत बहुत शुक्रिया। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मुझे सीनियर तज्जियाकार शाहीन सहबाई साहब ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया की तरह अमरीकी इंतखाबात के नताइज पाकिस्तान की सियासत पर, मईशत और खारजा पॉलिसी पर बराह रास्त असरात मुरतब करते हैं। सवाल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप या जो बाइडन के मुंतखब होने पर पाकिस्तान के लिए अमेरिका की पॉलिसीज़ में
क्या कोई तब्दीली मतवक्के है? क्या अफगान पीस प्रोसेस ऐसे ही जारी रहेगा? क्या FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने में नई अमरीकी इंतजामिया मुआविन जो है ना वो साबित होगी या नहीं? और क्या खित्ते में इंडिया की बालादस्ती के लिए अमरीकी कोशिशें माजी की तरह जारी रहेंगी? तज्जिए हो रहे हैं कि ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के लिए गैर रवायती और तेज तर इकदाम किए, और अगर ट्रंप की बजाय बाइडन अमरीका के नए प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाते हैं तो मुमकिन है कि जो अफगान पीस प्रोसेस है और जो अमरीकी अफवाज का इनखला है ये ताखीर का शिकार हो जाए, क्योंकि बाइडन के बारे में आम तासुर ये है कि वो खासे लंबे गौर फिक्र के बाद इस तरह के फैसले करते हैं। चेक पे मुआशी एतबार से अमरीका पाकिस्तान को कितना सपोर्ट कर सकता है, और फिर क्या CPEC पर अमरीका की तनकीद ऐसे ही जारी रहेगी? ये कुछ अहम इशूज़ हैं। मैं बात करूँगी अमरीका से सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शाहीन साहबाई साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहबाई साहब आपका। शाहीन साहबाई साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप के 4 सालों को देखते हुए जिस तरह 2016 में उन्होंने पूरी दुनिया को सरप्राइज दिया था, जिस तरह तज्जिए तबसरे हो रहे थे कि हिलरी क्लिंटन ही जीतेंगी, लेकिन सारे तज्जिए तबसरे उस वक्त गलत साबित हो गए जब ऐलान हुआ जी प्रेसिडेंट ट्रंप तो इस मुल्क के सदर बन गए हैं। तो किस तरह आप इस तरह 2020 के जो इलेक्शंस हैं इनको डिफरेंट देखते हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के 4 सालों की कारकर्दगी कैसी रही? बहुत शुक्रिया आपका। क्या दिया, देखिए कारकर्दगी उनकी एक तरह से 3 साल तो बहुत अच्छी रही, और इकोनॉमी यहाँ पे बहुत जबरदस्त ग्रो किया, जॉब लोगों को बहुत मिली, पैसे लोगों ने बहुत बनाए, स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स दूसरे मुल्कों से जो अमेरिका के हक में नहीं थे उनको कैंसिल किया और नए ट्रेड एग्रीमेंट्स किए। बहुत उन्होंने यानी एक्टिवली, खासकर बिजनेस और ट्रेड के मामले में तो बहुत वो एक्टिव रहे। लेकिन ये कि आखिरी साल में उनका मेरा ख्याल है कोई गड़बड़ हो गई कि उनकी किस्मत या तो खराब थी। एक तो वो कोविड आ गया, और कोविड के आने के साथ ही उन्होंने कोविड को अपना एक पॉलिटिकल मसला बना लिया, बजाय इसके कि वो डॉक्टर्स को हैंडल करने देते और अब वो डॉक्टर्स के कहने पे चलते, तो जो भी होता, अच्छा होता बुरा होता, वो डॉक्टर्स के खाते में जाता। हाँ। लेकिन इन्होंने अपने ऊपर वो अपना ईगो का मसला बना लिया और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और मास्क नहीं पहनना और लोगों को जमा करना है और ये कुछ नहीं है, चला जाएगा, इस तरह की जो बातें, गैर जिम्मेदाराना बातें उन्होंने की, उसकी वजह से इनको बहुत नुकसान पहुंचा। और आखिर में जब कोविड इतना बढ़ गया कि जी अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा यहाँ पे कोविड के शिकार लोग हो गए, तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि जी ये नॉन सीरियस एटीट्यूड ठीक नहीं है इनका, और ये इन्होंने हैंडल नहीं किया और बहुत से लोग बच सकते थे। तो इसको आज आप इफेक्ट इसका देखेंगे पोलिंग पर? जाहिर है इस वक्त तो बहुत बड़ा मसला है, दूसरी लहर शुरू हो चुकी है कोविड की। दूसरी लहर भी आ गई है, और 1-1 लाख लोग आजकल में, पिछले एक हफ्ते में मेरे ख्याल है कई लाख लोग नए यानी केसेस आए हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी ने तो सबसे बड़ा इश्यू ही ये बनाया है अपनी कैंपेन का। उनका तो उनके पास 1 साल पहले तक तो ये इशू नहीं था, लेकिन वो इस तरह उन्होंने हैंडल किया कि ये बन गया उनके लिए। अब उनकी किस्मत खराब है या जो भी आप कह लें, तो ये उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। और दूसरा ये कि फिर एक ऐसा एटीट्यूड रहा है ट्रम्प साहब का कि एक मजाक को समझते, हर चीज का मजाक उड़ाना, हर चीज को वो लोगों को मुंह पे, यानी एक तरह से। आज अभी आपसे पहले साजिद तारड़ साहब से मेरी बात हो रही थी, उनका मीडिया से बहुत ज्यादा गिला है। वो कहते हैं कि बाइडन से हमारा मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला तो इस मीडिया से है जो हमारे अगेंस्ट कैंपेन चला रहा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि इन 4 सालों में हमने खुद देखा कि मीडिया को कंफर्टेबल रहने ही नहीं दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। हर बार हर सहाफी को जो उनसे सवाल करता था या क्रिटिसाइज करता था उसको स्नैप करते थे, बजाय इसके कि हम्बली उसको आंसर करते। तो आपको लगता है कि मीडिया का भी उनसे एक जो डिस्टेंस है उसकी भी वजह ये है, और आज जो वो कह रहे हैं सारा इल्जाम मुद्दा ही उस पर डाल रहे हैं मीडिया पर कि हमारे अगेंस्ट है? ट्रंप साहब का जो सबसे बड़ा पॉलिटिक्स में आने का और फिर इलेक्शन लड़ना और जीतना जो है ना, उसके तो सारा का सारा बोझ जो है, या आप कह ले मीडिया नहीं उठाया, वो तो आए ही मीडिया से हैं। हाँ। वो उनका एक वो जो शो होता था जिसे वो अप्रेंटिस कहते थे, अप्रेंटिस जो होता था उसको कई लाख लोग देखते थे, तो वहां से ही उनको ये मिला कि जी मीडिया की तो बड़ी पावर है, मैं एक शो करता हूँ और मैं इतना पॉपुलर हो गया कि मैं प्रेसिडेंट बन गया। हाँ। तो वो सारा का सारा उनका फोकस ही रहा कि जी मीडिया को आप हिट करें, मीडिया को कंट्रोल करें तो हर चीज कंट्रोल में रहेगी। मगर ये
अमेरिकी अवाम पढ़े लिखे अवाम है और ये यहाँ के लोग जो है सीरियस लोग हैं और बड़े दुनिया भर की लीडरशिप, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक और हर तरह की लीडरशिप और यहाँ के एक्सपर्ट बैठे। तो ये लोगों को ज्यादा ये इनका तरीकाकार जो है ना ये अच्छा भी नहीं लगा। और मीडिया वाले खुद, जाहिर है अब आप रोज उनको इंसल्ट करेंगे, तो मेजॉरिटी मीडिया जो था उनके खिलाफ, और फिर वो जाहिर है उसका असर भी है, दुनिया भर में असर है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है, तो वो उनकी असल लड़ाई ही सारी मीडिया के साथ रही। और अब भी वो ये कहते हैं कि ये फेक मीडिया, फेक हर चीज जो है, जो भी खबर हो। एक और उन्होंने नया जो टर्म इजाद की थी, उन्होंने कहा कि जी फैक्ट्स, एक फैक्ट्स होते हैं और एक ऑल्टरनेट फैक्ट्स होते हैं। यानी अब ये आप दुनिया भर में आप समझ लेंगे इसका क्या मतलब है कि एक तो हकीकत है और एक दूसरी हकीकत होती है। दोनों हकीकतें अलग अलग है अपनी जगह। अच्छा, दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टो को मंशूर को सामने रखें तो पाकिस्तान के लिहाज से अगर मैं पूछूं, पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसीज और मैशियत, इस हवाले से आप किसको बेहतर समझते हैं पाकिस्तान के हक में? आपको पता है जब ट्रम्प साहब शुरू में आए, मुसलमानों के खिलाफ उनके बयानात, फिर उनकी पॉलिसीज, फिर पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो कौन बेहतर है पाकिस्तान के लिए? देखिए, पर्सनल लेवल पे तो मेरा ख्याल है उनकी जो इक्वेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से बनी वो तो बहुत अच्छी थी और उसका उन्होंने तारीफें भी की। यहाँ जब इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने जलसा किया वॉशिंगटन में, तो वो बहुत बड़ा, अमेरिका के हिसाब से बहुत बड़ा जलसा था, पूरा स्टेडियम भर गया। तो उसकी तारीफ भी की ट्रम्प साहब ने कि जी ये तो बहुत पॉपुलर लीडर है, देखें इतना पूरा स्टेडियम भर गया। लेकिन ये कि स्टेट टू स्टेट इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं और एक बॉटम लाइन होती है जो कि डीप एस्टेब्लिशमेंट कह लें या इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट कह लें या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कह लें, उनकी एक जो होती है वो उससे नीचे नहीं जाते, हर पार्टी उसको एडहेयर करती है। और अब भी ये होगा कि हमारे मेरे ख्याल रिलेशन जो डिटरमिन होंगे वो होंगे कि अफगानिस्तान में क्या पॉलिसी होती है। अगर बाइडेन साहब जीत गए तो उनकी पॉलिसी अफगानिस्तान में क्या होती है, क्योंकि हमारा रोल अगर है अमेरिका से और हमारे हाथ में अगर कोई थोड़ा बहुत लिवरेज है इस वक्त अमेरिका के, वो है अफगानिस्तान में एक रोल प्ले करने का और तालिबान से बातचीत और वहां पे पीस। अगर इनकी पॉलिसी, नई एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी ये हुई कि अभी हमने विड्रॉ नहीं करना और इस पीस प्रोसेस को थोड़ा लटकाना है, तो पाकिस्तान का रोल फिर कम होगा। या अगर यही पॉलिसी रही कि जी हाँ हम वापस लेना चाहते हैं और पीस चाहते हैं और पाकिस्तान अपना रोल प्ले करे, तो फिर इनके ताल्लुकात नई एडमिनिस्ट्रेशन से भी ठीक हो जाएंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अमेरिका से शाहीन साहबाई साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।